वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर पहले अपलोड कर चुके हैं, साथ में जो पीडीएफ है नोट्स वगैरह हैं जो आपके व्हाट्सअप ग्रुप पे अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो। साथ में आपको ये बता दीजिए जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे फ्री हैं और फ्री विदाउट कॉस्ट आपको यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है साथ में ही नोट्स व्हाट्सअप ग्रुप पर अपलोड कर दिए जाते हैं। यदि आपको ये जो नोट्स चाहिए तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इन नोट्स को ले सकते हैं। हम बात करते हैं आज हमारा अतीत कक्षा 6 की एक किताब है जिसका नाम है हमारा अतीत भाग फर्स्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में, मतलब पहले जो मानव था, सबसे पहले जो मानव था उसकी खोज किस प्रकार से हुई, किसने उसकी खोज की और उसकी खोज के लिए क्या क्या करना पड़ा। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था इतिहास होता क्या है, पुरातत्व विभाग क्या होता है, इतिहासकार क्या करते हैं, ये सारी चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर ली। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो, नोट्स नहीं पढ़े हों तो आप उनको देख सकते हैं। हम इस चैनल पर पूरा आपका सीटेट का सिलेबस कवर करेंगे एसएसटी का। ओके, तो आप बने रहिए आगे वीडियो में लास्ट तक। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं चैप्टर से रिलेटेड वो लास्ट में डिस्कस किए जाते हैं, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ये बात हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। वो इधर उधर क्यों घूमते थे, वो इधर उधर क्यों जाते थे, एक जगह क्यों नहीं बसते थे। तो हम इसकी बात करें कि जैसे कि उस समय की बात हम अगर करें तो लोग क्या है एक दूसरे के बारे में जानते थे नहीं जानते थे वो अलग बात है, ठीक है ना। तो हम इतना तो जानते थे, लोग इधर से उधर जाते थे, हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा है, ठीक है ना। जो पुराने लोग थे जिनके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है वो 20 लाख वर्ष पहले से रहा करते थे यहाँ पे, ठीक है। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक। तो परिभाषा होती है आखेटक व खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे लोग जो घूम फिर कर खाना अपने लिए जो है बनाते हैं या फिर वो कहीं से भी किसी तरीके से घूम फिर के हमारे खुद के जीवन यापन के लिए परिस्थितियाँ तैयार करते हैं, उसे आखेटक खाद्य संग्राहक लोग कहते हैं। आगे हम बात करते हैं जो ये लोग हैं वो घूम घूम कर अपना क्या है कि जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। अब ये कितने कम से कम 4 कारण हैं जिनकी वजह से ये लोग क्या है घूमते हैं, ठीक है। उनमें से पहला कारण क्या है, वे अगर किसी एक जगह पर अगर रह रहे हैं तो ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो उसके आसपास के पेड़ पौधे सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, खाने की उनके लिए सामान ख़त्म हो जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो जानवरों को शिकार करने के लिए वो इधर से उधर घूमते हैं, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसमों में आते हैं, जैसे कि किसी जगह पे बारिश अभी हो रही है, किसी जगह पे बारिश कुछ समय पश्चात होगी, जैसे कि आज के ज़माने में होता है, वही काम पहले के ज़माने में भी था। तो उन चीज़ों को भी देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह विचरण किया करते थे। जो फोर्थ पॉइंट है, जो 4 कारण हमने पढ़े थे उसका फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं। ये आप सभी जानते हो, पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है। इसलिए ऐसी झील और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। अब जैसे कि आज अगर यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। तो उसके लिए भी लोग उस ज़माने में भी क्या करते थे, आवागमन करते थे। और एक बात आपको मैं ये बता दूं कि जो भी ये आवागमन था वो कैसे करते थे, पैदल करते थे। सोच लो कितना इनके लिए कष्टदायी हुआ करता होगा अपने जीवन यापन के लिए। आज के समय की तरह उस समय कोई भी जो वाहन है वो उपलब्ध नहीं थे। हम आगे बात करें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। वो मानव, अब बात तो कर ली हमने, मानव था वो इधर उधर घूमता रहता था, तो उनकी जानकारी हमें कैसे मिली। जो इतिहासकार है उनने कैसे पता किया कि ये आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पुरातत्वविद, जो कि हमको पहले चैप्टर में पुरातत्वविद की परिभाषा पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। उस समय की कुछ वस्तुएं अभी भी क्या थी, वहाँ पे विद्यमान थी, ठीक है। तो उन्हीं को देखकर किसका पता करते हैं हम, आरंभिक मानव का। उस समय के क्या मिले हम, पत्थरों के औजार जो शुरू में थे, कोई हमारे पास लोहा नहीं था, कुछ और नहीं था, पहले
किसके औजार बनाया करते थे? पत्थरों के, लकड़ियों के और भी चीज़ों के, हड्डियों के ये औजार बनाया करते थे। ठीक है ना। सवाल आएगा किस किस चीज़ों के से औजार बनाते थे? तो पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियाँ। ठीक है। तो जो औजार हैं किसके बचे हैं? क्योंकि और तो सब तो समय के साथ विनाश हो चुका, लेकिन किसके औजार बच गए? पत्थरों के औजार बच गए हैं। अब रहने की जगह निर्धारित कैसे की, उसके बारे में जान लेते हैं। रहने की जगह की अगर बात करें, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। नदियों और झीलों के किनारे क्यों पाए गए वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। क्योंकि नदियों और झीलों के किनारे पेड़ पौधे और उनके खाने पीने के सामान उपस्थित रहते थे। जानवर भी वहाँ पानी पीने आते थे, उनका शिकार कर लेते थे। क्योंकि आगे बात करेंगे, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पत्थर अच्छे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पत्थरों से उनको क्या बनाना रहता था? औजार बनाना रहता था। आगे हम बात करेंगे उद्योग स्थल की। ठीक है ना। दो परिभाषाएं आएंगी, एक तो उद्योग और दूसरा है हमारे पास में आवासीय और उद्योग, दोनों मिला के। ठीक है ना। हम अगर उद्योग की बात करें तो जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं उन्हें कौन सा स्थल बोलेंगे? उद्योग स्थल। उनके लिए तो वही उद्योग है क्योंकि औजार बना रहे हैं, तो उद्योग स्थल कौन सा हो गया? पत्थरों से औजार बनाने वाला। और बात करें हम आवासीय और उद्योग स्थल की, तो उसमें क्या होगा? पत्थरों से औजार भी बनाएंगे और वहीं पे वो क्या करेंगे? रह लेंगे, वहीं पे खाना पीना बनाएंगे। तो वो कौन सा स्थल हो गया? आवासीय और उद्योग स्थल। आगे हम बात करेंगे एक बहुत प्रसिद्ध जगह जो कि पुराने समय की है पुरास्थल, वो है भीमबेटका। ठीक है ना। भीमबेटका जो कहाँ पर है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। अगर पूछे भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, तो वो है हमारे पास में मध्य प्रदेश, एमपी जिसे हम कहते हैं। एमपी की राजधानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आवासीय प्रस्थल जो हमने पीछे पढ़ा है, आवासीय प्रस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते हैं। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन, यहाँ से इसको कर लेना विंध्य। ठीक है ना। विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। अगर हम बात करें मैक्सिमम जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, वो कहाँ पर उपस्थित हैं? वो सारी के सारी नर्मदा घाट पर उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? नर्मदा घाटी में। ठीक है। अगर बात करें पुरास्थल की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब पत्थर। और पहले के ज़माने में किसके पत्थर चला करते, किसके औजार चला करते थे? पत्थरों के। ऐसा तो नहीं लोहा के उन्होंने डायरेक्टली लोहा की ईजाद कर दी या फिर किसी ने तांबे की ईजाद कर दी, मतलब अनुसंधान या खोज कर दी तो उनसे औजार बना दिए। पहले औजार बनाया करते थे पाषाण मतलब पत्थर के। कैसे बनाते थे उसकी बात करते थे। तो दो तरीके से पत्थर से औजार बनाया करते थे। पहला है पत्थर से पत्थर को काट कर वो औजार बनाया करते थे। दूसरा जो है वो है दबाव शल्क तकनीक। इसको ढंग से याद कर लेना, दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्या होता था? इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो आपसे ये पूरी परिभाषा दे देगा और ये किस चीज़ की परिभाषा है तो आप बताएंगे दबाव शल्क तकनीक की। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम आगे की खोज। अब आग की खोज किस प्रकार? पत्थर की तो हो गई, चलो पत्थरों से उपकरण बना लिए। अब बात करेंगे हम आग की। अब आग के अवशेष, भीमबेटका से हमने पत्थरों के उपकरण को देख लिया और हमने इसके अलावा हमने नर्मदा घाटी पढ़ ली। अब हम बात करेंगे आग की खोज। और आग की खोज के लिए हमें देखना पड़ेगा कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा, कुरनूल कहाँ पर स्थित है? ये जो पैलेस है ये कहाँ स्थित है? ये स्थान कहाँ है? तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यहाँ जो कुरनूल की गुफा है यहाँ पे किसके अवशेष मिले? राख के। ऑब्वियस सी बात है, अगर राख कहीं पर मिल रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर आग जलाना जो मानव है वो सीख गया था। तो कुरनूल से अगर बात करें तो वहाँ से आग के अवशेष मिले। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, अगर अंधेरा हो गया प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है ना। रात को क्या होता है, सोते टाइम में वो आग जलाकर सो जाते थे, जिससे कि क्या कि उनके पास में कोई जंगली जानवर आया नहीं करते थे। ठीक है। आगे बात करेंगे बदलती जलवायु। जिस तरीके से अभी भी आपने देखा होगा कि इस साल जो है जलवायु थोड़ी सी बदली है, जो प्रत्येक मौसम 1 महीने 2 महीने पीछे हो गया है। ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा कि मानसून है, मानसून भी लेट आया। उसका इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे जलवायु बदलती रहती है, समय समय पे भूकंप आते रहते हैं और जो बाढ़ आती रहती है, ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन है। इस तरीके से हम पुरानी जो जलवायु है उसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले की बात है। पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान थे वो बनने लगे।
इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जब ये चीज़ें अगर मिलने लग गई तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे जो लोग इन जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे मानव उसका शिकार कर रहा है तो वे भी इनके पीछे पीछे जाने लगे क्योंकि उनका शिकार करना है। और क्या होता है कि वो भी इनके पीछे पीछे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही हम कह नहीं सकते कि उस समय वो पालने लग गए थे, लेकिन हो सकता है कि वो पालने की सोचने लगे हो। उस समय की अगर बात करें तो मछली भी उसका क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन था। आपसे पूछ सकते हैं कि जो पुराने समय में मछली महत्वपूर्ण भोजन हुआ करता था या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, महत्वपूर्ण भोजन हुआ करता था। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, कन्फर्म में नहीं है, ये शायद एक वर्ड यूज़ किया गया है। ये सारी लाइनें आपके एनसीईआरटी की डिट्टो कॉपी है, तो जो कि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। डायरेक्टली इन्हीं से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और उन्हीं को पूछ लेते हैं। जो भी इनसे क्वेश्चंस बनेंगे हम एक बार कवर करके और क्वेश्चन की भी एक पीडीएफ लेके आपको दे देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए आपको कितना कवर हो पा रहा है, कितना याद हो पा रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नाम और तिथियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, नाम और तिथियाँ इस चैप्टर का। इसमें हम 3 काल पढ़ेंगे। एक तो होता है पुरा पाषाण काल जो पुराना है, दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य और तीसरा पढ़ेंगे नौ पाषाण काल अगले चैप्टर में आएगा। इन दो के बारे में हम अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें पुरा पाषाण काल की, मतलब ये सबसे पहले वाला काल है और कब का था, 12,000 साल पहले का। हमने अभी थोड़ी देर पहले 12,000 साल पहले का जिक्र किया था, वो पुरा पाषाण काल था। अगर बात करें तो इसमें आरंभिक काल को ये पुरा पाषाण काल कहते हैं, जो पहले काल है वो पुरा पाषाण काल हो गया। ये दो शब्दों पुरा यानी पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पत्थर का आपको बता ही दिया मैंने, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो पुरा और पाषाण दो वर्ड से मिलकर बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब पुरा पाषाण में किसका महत्व है, पत्थरों के औजार का। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। तो 20 लाख से 12 साल इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, क्राइटेरिया हो गया, ठीक है ना। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है ना। अधिक, मध्य और उत्तर, ये 3 भाग किसके हैं, पुरा पाषाण काल। ये तीनों के तीनों, वैसे अगर जनरली हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तीनों वर्ड अलग हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम पूछें तो 3 भाग कौन कौन से हैं, अधिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग, ठीक है। अगर हम बात करें जो मानव इतिहास की लगभग कहानियाँ कि मानव ऐसे हुआ करता था, आग जलाया करता था, पत्थर से खाया करता, इस प्रकार की जो जितनी भी कहानियाँ हैं 99% कहानियाँ इसी काल में घटित हुई है। तो आप क्या कहोगे, मानव से संबंधित जितनी भी कहानियाँ हैं वो मैक्सिमम कौन से काल से है, पुरा पाषाण काल से, जो कि 12,000 साल पहले हुआ करता था। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव, उसमें तो हमने क्या मानव की कहानियाँ पढ़ी है। और अगर पूछे, ये जहाँ से क्वेश्चन उठाती है सीटेट, ठीक है ना, पूछता है पर्यावरणीय बदलाव किस काल से संबंधित है, तो आप क्या उत्तर दोगे, मध्य पाषाण काल से। और इसी काल को हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका समय कहाँ से स्टार्ट होगा, 12,000 से वो था ना, 12,000 तक तो वो था, और 12,000 से ये स्टार्ट हो जाए। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। जो पहले वाले बड़े बड़े होते थे उनको तराशना, अच्छी तरह से काम करना इनको आ चुका था, तो उन्हीं औजारों को इन्होंने छोटे बना दिए थे। और इन्हीं औजारों की वजह से जो छोटे हैं, इसी वजह से इसको माइक्रोलिथ, ये नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। लघु पाषाण किससे संबंधित है, तो आप बता देना है कि मध्य पाषाण से संबंधित है। अगला युग है नव पाषाण युग। ये कब से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये खत्म हुआ है, तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अब शैल चित्र। शैल का मतलब होता है गुफा, और चित्र मतलब चित्रकला। तो आप जानते हो चित्रकला होती है, जो हम चित्र वगैरह बनाते हैं उसको चित्रकला कहते हैं। शैल चित्रकला कहाँ पे मिली है, हमें गुफाओं में मिली है, ठीक है ना। तो जिन गुफाओं में लोग रहते हैं उनमें से कुछ की दीवारों पर क्या मिले हैं, वहाँ पे चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले। आपसे पूछें कि अगर पाषाण काल में जो
किस राज्य की गुफाओं से हमें चित्र मिले, शैल चित्र मिले हैं? तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। इनमें अगर चित्र जो बनाए हैं वो किसके थे? जंगली जानवरों के। बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो उस समय वो जंगली जानवरों को ही जानते थे, इसलिए चित्रण किसका मिला है? हमें जंगली जानवरों का मिला है। साथ के साथ याद करते भी रहना इन चीज़ों को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे शत्रुमुर्ग, ठीक है ना। ये सब ये आपके हेडिंग है, ऐसे कैसे जो है एनसीईआरटी उसके हेडिंग है, उनको मैं नोट्स के रूप में आपके लिए शॉर्ट रूप में लेके आया हूँ। भारत में पुरा पाषाण युग, पुरा पाषाण युग कौन सा? 12,000 साल पहले वाला। पुरा पाषाण युग के दौरान क्या होते थे? शत्रुमुर्ग हुआ करते। आज आपको मिलते हैं शत्रुमुर्ग? आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते ना? तो उस शत्रुमुर्ग कब हुआ करते थे? भारत में पुरा पाषाण युग में। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शत्रुमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो अगर पूछे शत्रुमुर्ग के अंडों के अवशेष किस राज्य से मिले हैं, तो वो है महाराष्ट्र। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। किसके? शत्रुमुर्ग के छिलकों पर क्या मिला है? चित्रांकन। जैसे हमने शैल चित्र पढ़े थे उसी तरीके से इन अंडों से क्या बनाए जाते थे? मनके भी बनाए जाते थे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे मनके के बारे में भी पढ़ेंगे, मनके क्या होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। एक हुसंगी जगह का नाम है, उस जगह का सूक्ष्म निरीक्षण मतलब उसके बारे में हमने क्या क्या देखा है, उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। हुसंगी यहाँ पर पुरापाषाण युग के अगर हम बात करें, हुसंगी किससे संबंधित है? तो पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल। तो हुसंगी पुरापाषाण काल से कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थल में भी औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट। क्यों मिले झरनों के निकट? क्योंकि झरनों के निकट ही वो रहा करते थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई, तो वहीं पे वो औजार हमें मिले हैं। अधिकांश औजार, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अधिकांश औजार यहाँ पे किसके मिले हैं? चूना पत्थर के। किसके? पत्थर कौन सा है? चूना पत्थर, ठीक है ना। अब कुछ तिथियाँ पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें, हमने दोनों के तिथियाँ हमने पहले पढ़ चुके हैं, उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने पुरापाषाण पढ़ी थी 12,000 साल तक, ठीक है। उसके बाद 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक क्या है? मध्यपाषाण। और नवपाषाण क्या है? 10,000 साल के से अब चल रहे हैं जो, ये क्या हो जाएगा अपने पास में? नवपाषाण, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे जो पुरापाषाण और नवपाषाण हैं, इनके कुछ पुरास्थल है जो कि तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं। साथ में मैं एक जो मैप है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस मैप से जो स्थल हैं उनके बारे में सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन स्थलों को वहाँ से आप कवर कर लेना, या फिर मैं एक बार इसको लिख के और ग्रुप में डाल दूंगा, आप ग्रुप से जुड़ लीजिएगा। आपके नंबर स्क्रीन पे जो स्टार्टिंग किया था उस जगह पे लिखे हुए हैं नंबर व्हाट्सअप, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाना। अगर पुरापाषाण स्थल की बात करें हम, तो पुरापाषाण स्थल में भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं और हुसंगी। भीमबेटका हमने पढ़ लिया, कुरनूल की और हुसंगी ये कौन कौन सी जगह पे, आज कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। दूसरी बात करेंगे हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ स्थल है, क्या कहाँ स्थित है? बुर्जहोम है अपने पास में जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कोल्डिवा, चिरान और हल्लूर, ठीक है ना। इनके बारे में भी आपको ये इधर वाले इन सब के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जितनी बार आप लिखते हो किसी चीज़ को उतना ही ज़्यादा आपको याद होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।